हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पिछले वीडियो में हम पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अगर प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं तो अपवर्तन बहुत ही जल्द समझेंगे, क्योंकि ये उसी से संबंधित है। तो अध्याय क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम टॉपिक भी पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन को पढ़ने से पहले एक बार परावर्तन का रिवीजन करते हैं। तो परावर्तन में क्या बताया गया था कि एक पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, जिस पर पिछले साइड में एक तरफ पेंट है, एक तरफ चिकना। तो चिकने पृष्ठ पे प्रकाश की किरण आती है, जिसे कहते हैं आपतित किरण। वो टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में एक अभिलंब दिखा देती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। ये तो था परावर्तन। पर अब हमें पढ़ना है अपवर्तन। तो बात ये याद रखेंगे कि अपवर्तन में पेंट वाला सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे वहां पे क्या दिखाए थे कि एक तरफ पेंट था, तो ये पहला माध्यम था, दूसरा माध्यम में नहीं जा पाए। पर यहाँ पे हम दो माध्यम लेते हैं अपवर्तन के लिए, दो माध्यम। अब ये पहला माध्यम मान लेते हैं। अब जो पहला माध्यम है ये वायु का माध्यम है। जो दूसरा माध्यम है ये कांच का माध्यम है। अब प्रकाश की किरण आएगी तो आने वाली को बोलते हैं आपतित किरण। वैसा ही सिस्टम आपतित किरण आई। पर यहाँ पर क्या है कि दूसरी तरफ पेंट तो है नहीं जो इसको अपारदर्शी कर देगा। अब तो ये क्या होगा कि दूसरे माध्यम में, जो कांच का माध्यम है, इधर प्रवेश कर देगा। लेकिन नियम से क्या है कि प्रवेश करना है तो सीधा से जाना चाहिए, जिस तरह से आई है डॉट डॉट, ऐसे इसको जाना चाहिए, और ऐसे नहीं जाएगी। पहले इसका हम अभिलंब बना देते हैं सीधा सा। जैसे यहाँ से मान लिया अभिलंब, ये अभिलंब। तो नियमता क्या है कि प्रकाश की आपतित किरण आई तो इसे क्रॉस करके सीधे जाना चाहिए, पर सीधे न जाकर ये मुड़ जाती है। और मुड़ती किधर है इस बात को देखना, जिसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन होती हैं। तो दोनों कंडीशन समझा देते हैं। तो इस चित्र को दो बार बनाएं, क्योंकि इसमें माध्यमों पे डिपेंड करता है कि माध्यम के अनुसार क्या कार्य होता है। एक बार और दिखाएंगे अभिलंब। ये अभिलंब है, ये पृष्ठ है। यहाँ पे हमने क्या लिया है, वायु से कांच का माध्यम ले लिया है। यानी वायु क्या है, एक विरल माध्यम होगा। तो समझे विरल और सघन क्या होता है। विरल का मतलब जिसमें कण दूर दूर है, वो विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम। और सघन का मतलब घना, जिसमें कण बिल्कुल पास पास हो, तो कांच है सघन माध्यम। और यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे हम कांच को प्रथम माध्यम बना देते हैं, और इधर लिख लें ये कांच है पहला माध्यम, और वायु हो गई दूसरा माध्यम। तो दोनों में अलग अलग स्थितियों में दिखाएंगे। तो इन दोनों में क्या है कि यहाँ पे वायु, तो वायु हमेशा याद रखें, वायु है विरल माध्यम, क्योंकि वायु के कण होते हैं बिल्कुल दूर दूर और फैले होते हैं। यानी अंतराणुविक कण दूर दूर होते हैं गैसों में। और कांच क्या है, कांच एक ठोस है। तो ठोस के जो अंतराणुविक कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं, सटे होते हैं, यानी घने होते हैं, इसलिए सघन। यानी कि ठोसों का घनत्व अधिक होता है, और जो गैस होते हैं इनका घनत्व बहुत ही कम है, नगण्य मान लीजिए। तो विरल से सघन माध्यम, और ये सघन से विरल माध्यम। अब इन दो कंडीशन में होगा कैसे, यहाँ भी हम प्रकाश की आपतित किरण लाएंगे तो किरण आएगी। तो नियमता तो इसे ऐसे जाना चाहिए, ये आपतित किरण है। कुछ नाम भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु पे मिल रहे हैं, तो ये आने वाली, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका नाम मान लिया ओ कर दिया। ये आने वाली किरण ए है, इसका नाम ओ है। अब इसके बाद होता क्या है, अब
इसमें क्या है, जब वायु में सघन माध्यम हो जाए तो सघन माध्यम में क्या होता है कि जगह कम होती है, तो ये इधर को झुकेगा, हल्का सा ऐसे झुक जाएगा। ये इसका नाम कर दिया डी। यहाँ पे क्या है, क्रॉस होने के बाद सीधा ना जाके हल्का इधर को भाग गई। अब इन दोनों का अंतर, इसको लिखा जाए नाम सी कर देते हैं, इसको डी कर लेते हैं, सी डी। इनका कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए एक्स एक्स डैश कर लिया, यहाँ पर भी एक्स एक्स डैश कर लिया। तो चित्र में क्या है कि जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक पर से टकराती है, तो टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में हल्का तिरछा प्रवेश करती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन में पढ़े थे कि प्रकाश की किरण, आपतित किरण आती है, टकराकर वापस लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है और टकराकर लौटती नहीं है, बल्कि वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, लेकिन शर्त ये है कि वो सीधा ना जाकर तिरछा हो जाती है, कभी अभिलंब की ओर झुकती है, कभी अवलंब से दूर झुकती है, क्योंकि ये है अभिलंब। तो पास में और दूर का मैटर क्या है, ये सीधी सी बात है। मान लीजिए कि किसी कमरे में बहुत सारे लोग हैं और छोटा सा दरवाजा है, उससे जब लोग निकलेंगे तो बिल्कुल कस कर निकलेंगे, क्योंकि जगह कम होती है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे सघन माध्यम है तो जगह कम है, इसलिए क्या हुआ, ये फैलने की जगह पर सिकुड़ के बिल्कुल अभिलंब के पास आ गया। लेकिन गेट बहुत बड़ा खोल दे तो जब ज्यादा जगह होगी तो लोग आराम से निकलते जाएंगे फैल कर। तो वहां पे क्या हो, वही कंडीशन यहाँ हो रहा है कि जब वायु क्या है, विरल माध्यम में जगह बहुत है, तो यहाँ तक जा रहा है। तो इसी प्रकार समझा रहा है यहाँ पे कि अगर विरल से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि उसके पास कम जगह है, या फिर कहेंगे, ये कह सकते हैं, कहेंगे कि सघन माध्यम जो है उसके अंतरावृत्त पास पास में है, तो घनत्व तो कम है, घनत्व तो अधिक है। वहीं पर अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो विरल माध्यम के कण दूर दूर है, घनत्व तो बहुत ही कम है, इसीलिए वो फैल जाते हैं। तो ये बात समझो। तो ये तो हो गया, हमने चित्र समझा दिया, पर हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो प्रकाश की वह घटना जब प्रकाश की आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात या तो अभिलंब के पास या अभिलंब की ओर झुकती है या फिर अभिलंब से दूर झुकती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है कि प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे। हमने दोनों कंडीशंस बता दी, यानी कि जब विरल माध्यम से सघन में जाएंगे तो जो प्रकाश की अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की ओर जाएगी, लेकिन जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये है आपतित किरण AO, और OB जो है ये है अपवर्तित किरण। तो ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इनके नाम लिख देते हैं, जगह कहीं भी यहाँ पे AO, A से O, तो AO है आपतित किरण, आने वाली किरण, आपतित यानी आकर गिरने वाली किरण। और OB जो OB जा रही है ये है अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका हुआ अपवर्तन। तो अपवर्तित किरण, और अभिलंब हमने यहाँ पे काफी लंबा दिखाया, यानी C से O ऊपर दिखाया गया है पहले माध्यम में, O से D दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर CO और OD ये दोनों के दोनों अभिलंब है, एक पहले माध्यम के लिए, एक दूसरे माध्यम।
और ये तो जो दिखाया कि यहाँ पे जाना चाहिए पर यहाँ न जाके इधर आ रहे हैं, तो ऐसे दिखाया ना, इस तरह से जा रही है। तो ये दो बातें हो गई कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। बाकी ये तो मुख्य छोटा ही या फिर जो भी प्रश्न है। अब ये तो हो गया है प्रकाश का अपवर्तन। अब हमको पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जिस तरह से वहां पढ़े थे परावर्तन, परावर्तन के नियम, वैसे यहाँ पे अपवर्तन के नियम। तो एक चित्र कोई मिटाते हैं, मान ली दूसरा मिटा देते हैं, तो अपवर्तन के नियम बता देते हैं। दो नियम थे परावर्तन के, तो दो नियम अपवर्तन के हैं, जिनमें से पहला नियम सेम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम ये पढ़े थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण परावर्तित की जगह पे अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब, अभिलंब चाहे ऊपर का देखे चाहे नीचे देखे अभिलंब है, अभिलंब तीनों एक ही तल में है, एक ही तल में होते हैं। दिख रहा है, ये आपतित किरण आई, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों क्या है इसी बिंदु पर मिल रहे हैं, तो एक ही तल पर है। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, अपवर्तन का पहला नियम बिल्कुल एक जैसा है, बस एक शब्द बदल देना है। वहां पे था परावर्तित किरण, यहाँ पे हो गया अपवर्तित किरण। तो पहला नियम हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो जो दूसरा नियम है, इसका एक और नाम है स्नेल का नियम, जो महत्वपूर्ण नियम है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम ये बताया गया है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या हिंदी शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं साइन। तो गणित वालों ने पढ़ा होगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही होता है साइन यानी ज्या। इनमें यह बताया गया है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, जिसको कहते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ये सूत्र बन गया कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। तो देखिए यहाँ पर कोण तो बताए है नहीं, यहाँ पे जो अभिलंब के साथ आपतित किरण है ये आपतन कोण बनाती है, और यहाँ पे जो अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण है ये अपवर्तन कोण बनाती है। तो आई होता है आपतित किरण और आर होता है अपवर्तित किरण। इनको भी लिख लेते हैं, ए आई सी, इसके बीच जो बनना है कोण ए ओ से है, ए ओ सी, जो कि कोण आई है, यह है आपतन कोण। तो कोण यहाँ से बना है, ए आया फिर ओ बिंदु फिर सी, तो ए ओ सी के बीच में कोण आई बना है, ए ओ सी को कोण आई बोलेंगे, जो कि आपतन कोण है। अब अपवर्तन की बात करें तो कहाँ से बन रहा है, देखिए डी ओ और बी, डी ओ बी, जो कि स्मॉल आर है, उसे बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो परावर्तन में आर को परावर्तन कोण कहा गया था, आई को आपतन कोण। यहाँ भी आई को तो आपतन कोण ही कहा गया, लेकिन आर का नाम अपवर्तन कोण हो गया, क्योंकि आर से रिफ्लेक्शन पहला अक्षर आर और आर से रिफ्लेक्शन पहला अक्षर आर, दोनों में आर आ रहा है। तो इधर से जो कोण बनता है वो आई होता है, यानी आपतन कोण होता है, क्योंकि आपतित किरण के साथ बना। इधर से जो कोण होता है वो आर होता है, यानी अपवर्तन कोण होता है, क्योंकि अपवर्तित किरण के साथ बना। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या जिसे साइन आई कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे साइन आर कहते हैं,
दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। अब एक बार नियम रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम हो गए हैं। अब इसके बाद इस अध्याय में हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। इसको मिटा देते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की परिभाषा पहले देखते हैं। तो कोई दो पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम, जैसे कांच का कोई माध्यम है जो कि दो पृष्ठों से घिरा हो, तो उस कंडीशन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि स्नेल का जो दूसरा नियम है उसी से अपवर्तनांक बना हुआ है। अपवर्तनांक, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, रिफ्रैक्शन इंडेक्स है। तो अपवर्तनांक में क्या बताया गया कि यदि कोई कांच का पृष्ठ, जो कोई कांच का गोलीय पृष्ठ है, उसमें आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। यानी n इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। तो ऐसे कह सकते हैं कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कांच के माध्यम, या ऐसा कोई कांच का माध्यम जो कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ, उसके आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को उसका अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। तो अपवर्तनांक को लिखने के तरीके कई होते हैं। जैसे कि एक तरीका, इसको ऐसे लिखते हैं अपवर्तनांक को, जैसे यहाँ मान लीजिए कोई माध्यम दे दिया गया, माध्यम है एक वायु, तो वायु को एयर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका शॉर्टकट हो जाएगा ए। हम कांच लेते हैं तो कांच को ग्लास बोलते हैं, तो शॉर्टकट हो जाएगा जी। अब हम इसके अपवर्तनांक की बात करें, यानी हम ये लिख दें कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष है उसे पहले लिखें। जैसे वायु के सापेक्ष है तो वायु का क्या होता है ए, स्मॉल ए पहले लिखें। उसके बाद अपवर्तनांक के लिए स्मॉल एन थोड़ा ऊपर लिखेंगे। फिर निकालना किसका है, कांच का, तो लिखेंगे ए एन जी, यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये लिखने का तरीका होता है जब प्रश्न में आता है। अब क्वेश्चन में दिया है किसी के सापेक्ष है, किसी का निकालना है, तो जिसके सापेक्ष है उसे पहले लिखते हैं, जिसका निकालना है उसे बाद में लिखते हैं। ये अपवर्तनांक लिखने का तरीका होता है। अब अपवर्तनांक के और भी स्रोत होता है। एक होता है n इक्वल टू सी बाई वी, इसका सूत्र है, जहाँ पे n तो अपवर्तनांक है ही, n बराबर अपवर्तनांक, अपवर्तनांक c बराबर प्रकाश की चाल, यानी वायु में प्रकाश की चाल, ये निर्वात प्रकाश की चाल जो कि फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जब सवाल आता है तो स्मॉल सी का मान तो फिक्स ही होता है, इसमें कुछ अपनी तरफ से नहीं करना। वी होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, और जो सी है ये निर्वात में, निर्वात में या वायु, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये भी सूत्र है। तो जब हम एक माध्यम दिया हो और दूसरा वायु या निर्वात की बात की जाए, उस समय सवाल लगाना है, तो ये सोच रखें, जिसमें अपवर्तनांक निकाला जाएगा, सी का मान फिक्स रहेगा, माध्यम में कुछ भी दे सकते हैं, कांच दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ग्लिसरीन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो ये भी एक सूत्र बन जाता है। अब और भी अपवर्तनांक के सूत्र बनते हैं, जैसे कि दे दिया जाए कि
पहले माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का अपवर्तनांक। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, पहला माध्यम के सापेक्ष है तो पहले लिखेंगे 1, फिर n दूसरे के लिए 2, 1 and 2। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसको निकालना है, तो इसके लिए सूत्र बनता है n2 बाई यानी कि दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक जैसे हम लिखेंगे n2 बटा पहले माध्यम में अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जिसे लिखेंगे n1। यानी अगर किसी सवाल में दोनों अपवर्तनांक हैं, दोनों माध्यम अपवर्तनांक पता है, तो जिसका निकालना है उसे उसको ऊपर कर देंगे और जिसके सापेक्ष है उसे नीचे कर देंगे। तो ये तो अपवर्तनांक वाली बात है। लेकिन अगर यही अपवर्तनांक किसी मतलब माध्यम में चाल के पद में है तब कैसे करेंगे। जैसे कि अब ऐसे लिखते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ पे माध्यम में चाल से बताया ना, यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल ये और ये माध्यम में प्रकाश की चाल। अब यहाँ पे पहले माध्यम में दूसरे माध्यम पता है तब किस प्रकार लिखा जाए, तो लिखा क्या जाएगा v1 बटा v2। तब सूत्र ये बन, जैसे इसका बन रहा है 1n2 इक्वल टू n2 बाई n1 बना है। यहाँ पे n2 ऊपर n1 नीचे, लेकिन यहाँ v1 ऊपर होगा v2 नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के अपवर्तनांक पता है, यहाँ पे माध्यम में चाल पता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो पहले माध्यम की चाल को ऊपर लिखा जाएगा और दूसरे माध्यम की चाल को नीचे लिखा जाएगा। यानी इस सूत्र को हम ऐसे लिख सकते हैं CNV इक्वल टू C बाई V। यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल C है और माध्यम प्रकाश की चाल V है, तो जिसके सापेक्ष है उसे पहले लिखा गया और जिसका निकालना है उसको बाद में। तो जब प्रकाश की चाल की बात हो तो जिसके सापेक्ष हो उसका चाल पहले लिखते हैं, जिसका निकालना उसका बाद में लिखते हैं। लेकिन अगर अपवर्तनांक की बात हो तो जिसका अपवर्तनांक हो उसको पहले लिखते हैं, जिसके सापेक्ष उसका बाद में लिखते हैं। तो ये लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे v1 का मतलब हो जाएगा कि पहले माध्यम में, यानी v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 का मतलब हो जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये सब अलग अलग सूत्र के तरीके हो गए, जैसे सवाल लगाए जाएंगे। अब जिस प्रकार से प्रश्न दिया जाएगा उस प्रकार से उनका यूज कर सकते हैं। और एक बात और भी होती है, जैसे कि कभी कोई माध्यम दिया जाए, उस माध्यम के विपरीत पूछ लिया जाए तो कैसे, जैसे कि लिखा हमने 1n2 इक्वल टू 2n1 बाई 2n1, ये भी सूत्र बन जाता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष, मतलब कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यानी अगर इनमें आपस में अदला बदली करना हो तो व्युत्क्रम कर देते हैं, बटा कर देते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यानी अगर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे निकाल रहे हैं, अब दूसरे के सापेक्ष पहले करना है तो उसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो ये भी तरीका हो जाता है। इसी तरह दूसरे तरीके हो जाते हैं करने के, इसको मिटा देते हैं।
अब इस तरह से ये सारे सूत्र बन गए। ये सब अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है चीज समझ गए हैं कि एक कोई माध्यम, जैसे कि आज का माध्यम है, दो पृष्ठों से घिरा है, मान लो उत्तल लेंस है, अब उसमें दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को निकालेंगे, वही हो जाएगा इसका अपवर्तनांक। तो हट जा रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस अध्याय में हमने कुछ बातें कर ली, जैसे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तनांक क्या है। अब देखिए एक बात, पिछले वीडियो में हमने जो पिछला वीडियो नहीं पता तो उसका जो पिछला अध्याय था प्रकाश का परावर्तन, उसमें प्रकाश का परावर्तन हुआ था दर्पण से। यहाँ पे अपवर्तन है, अपवर्तन दर्पण से तो होगा नहीं, अपवर्तन होगा लेंस से। तो वहां पे पढ़े हैं गोलीय दर्पण, यहाँ पे पढ़ेंगे गोलीय लेंस। तो अब अगले वीडियो में हम गोलीय लेंस और उससे संबंधित परिभाषाएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।